आ जाओ आ जाओ, 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 आओ, चलो लो हाथ में लो। प्रियम्बल लिखो पूरा पूरा। कॉपी रख दो, कॉपी रखो, कॉपी रखो, चलो कॉपी रखो, आ जाओ जल्दी आओ, कॉपी रखो, चलो। बहुत दिन से मेरे गला पलटना नहीं है। बंद 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 बंद, कॉपी बंद, चलो आ जाओ, आओ इधर आओ जिलाधिकारी, इधर आओ। रुको, तुम्हारा दूसरा काम देंगे, तुमसे प्रियम्बल लिखवाएंगे, तुम्हारा तो हम लिखेंगे संविधान। हाँ आओ चलो, सबसे पहले यहाँ प्रियम्बल लिखो। रुक जाओ, तुमसे कुछ और काम दे रहे हैं, आओ प्रियम्बल लिखो। पूरा लिखना, और गलत हुआ तो पीछे हम खड़े हैं, देखते रहना। रेडी रहो सब। रेडी रहो, रेडी रहो। ये पढ़ो, तो लिखा है ना बेटा। देखो ये बच्ची कितनी हिम्मती है, 75 डेज चैलेंज पूरा कर रही है। हाँ लिखो, बहुत सही, शाबाश। डर क्यों रहे हो? और कहाँ गई वो बच्ची दूसरी वाली, वो आएगी नहीं? बकरीद के बाद लौटेगी। हाँ गुड, चल तो तुम्हारी विदाई अच्छे से करते। गलती ढूंढने वाले को एक डंडा कम पड़ेगा। गलती ढूंढना है इसमें, और बोलना नहीं है, बुलाना नहीं है। गलती कॉपी में लिखो, क्या गलत हुआ है। हे, तुम्हारा हिंदी लैंग्वेज है ना, यूपीएससी में ऐसा लिखोगे ना। हाँ अरे, हम लिखते इतना सुंदर सुंदर, ऐसे पलट के लिखो, लो ऐसे लिखो, हाँ शाबाश। उस इससे, अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, मोटे पतले का क्या करना है, देखो बॉडी शेमिंग कर रहे हैं। हाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। चलो फाइल दिखाओ, मैंने पेपर कटिंग करने के लिए बोला था, न्यूज़पेपर कहाँ है? हैं? कहाँ है? ऊपर ही रहते हो ना। अरे न्यूज़पेपर की कटिंग, आज के 2 दिन में पॉलिटी से रिलेटेड बड़ी अच्छी खबरें आई हैं, ठीक है। इस समय तो पॉलिटी को लेकर इतनी न्यूज आ रही है, तुमने कटिंग तो कर ही ली, 3 दिन हो गया मुझे बोले हुए। मैं तो इतनी देर में आगरा से जाके वापस भी लौटाया कल रात में। हाँ अब कहाँ, क्यों? तो सारी न्यूज दिखा दो मुझे। मुझे जीएस पेपर 2 चल रहा है ना आप लोगों का, तो 2 दिन के न्यूज़पेपर में जो जो खबरें आई हैं वो तुमने अपडेट जरूर कर ली होंगी। दिखा दो मुझे, कॉपी दिखाओ। हाँ पूछ लो, बता देना, बिल्कुल शांत। देख तो तुम्हारी तरफ बड़ी उम्मीद से रहे। हाँ जी, क्या बनाना चाह रहे हो, लिखो, हम कहाँ कुछ तुमसे मना कर रहे हैं। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांक गुरुकुल कैंपस। यहां हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांक गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly. 40-45 बार तो क्लास में हम ही बोल चुके हैं। बंद करो ये सब, बंद करो ये सब, ये सब घर पे खुलता है। हाँ बड़ी उम्मीद से संविधान लिखवा रहे हो, किससे, किसकी तरफ देख रहे हो? पीछे हम ही खड़े हैं। हाँ भैया लिखो।
हम कहाँ तुम्हारी मदद कर पाएंगे एग्जाम में, वहां तो भगवान भी साथ छोड़ देते हैं। यूपीएससी के एग्जामिनेशन हॉल में भगवान भी नहीं जाते हैं, वो मना कर देते हैं। नहीं याद आ रहा है? बोलो नहीं याद आ रहा है, आओ तुम्हें याद दिलाते हैं। यहाँ खड़े हो, कान पकड़ो, उठक बैठक शुरू करो। जब तक रोके नहीं तब तक कंटिन्यू करते रहो। हाँ आओ, इसीलिए क्या है, वो राहु क्षेत्र है। ठीक है, आओ। जहां से इन्होंने छोड़ा है उसको लिखकर एक्सप्लेन करो, उसको लिखकर एक्सप्लेन करो। हमारे एक कहावत है, बरगद के नीचे कुछ नहीं पैदा होता। देखना कभी बरगद के नीचे घास भी नहीं होती है, ये बरगद के नीचे बैठते हैं। ध्यान से देखा करो। हाँ, जो गलती बताएगा उसको एक डंडा कम पड़ेगा। हम्म, तुम शुरू नहीं हुए अभी तक? हैं? 250-300 मार दो, चलो। मैंने कहा जब तक मैं रोकने के लिए ना बोलूं तब तक करते रहो। आओ यहाँ आ जाओ, यहाँ आओ, चलो शुरू हो जाओ। बोलो गुरुजी अब पढ़ूंगा, नो बकैती। लोग लिखो कॉपी पे। हाँ, जल्दी 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 चलते रहना चाहिए, हाथ रुकना चाहिए। वो अपनी जगह काम कर रहे हैं। हाँ बता दो सारा, बता दो, हमारी कई आंखें हैं। तुम जहां बताओगे उसी के आगे क्वेश्चन है मेरा, ये इसका क्वेश्चन थोड़े ना है। हाँ, हाँ। अरे भाई साहब, नया कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। हाँ, चलो बनाओ। तुम्हारे लिए तो इतना अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लिख तो दो खाली। हम्म, तुम हंस रहे हो, एक डंडा तुम्हें भी पड़ जाएगा, हंसी गायब हो जाएगी। ये लिख देगा तो ज्यादा मुसीबत में आ जाएगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन इसके बाद का है। नहीं आता ना? आओ, चलो बहुत टाइम हो गया, आ जाओ। चलो कान पकड़ो, उधर खड़े हो, लो पेन दे जाओ, महंगा है। हाँ चलो कान पकड़ो, आ जाओ केसो। इनकी अधूरी कहानी तुम पूरी करो, हमारी अधूरी कहानी। हैं? हैं? हाँ शुरू से लिख दो, तुम अपना उपन्यास अलग लिखो। हम्म, हॉस्टल की सीट चेंज हुई कि नहीं अभी? मैं आज तो कराऊंगा, आज हो जानी चाहिए। नहीं तो कई लोगों को आज सोने के लिए बिस्तर नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो उठो, बाहर आओ, तुम भी बाहर आओ। चलो, क्रांतिकारी हो रखी हो ना तुम, क्यों नहीं आई क्लास में? हाँ, चलो उठो। इनके बाद तुम लोग उठक बैठक नहीं लगा रहे हो, क्या करें, सिखाएं? अब एक दूसरे कान पकड़ गया तो उठक बैठक करो, अपना नहीं पकड़ पा रहे हो तो कान। ये यही गुरुकुल है, और कोई बात नहीं है, यही गुरुकुल है। देख रहे हो उनकी बिल्डिंग वहां तक पहुंच गई, इतनी देर में एक फ्लोर बना दिया, तुमसे एक सब्जेक्ट नहीं खत्म हो पा रहा है। चलो आओ, उठो, आओ, काम बताएं तुम्हें।
और किसको बोला? तीसरा पर्सन। हाँ रितिका आओ बाहर आओ। प्रियम्बल लिखने के लिए बोला है। क्या छुपा रहे हो ऐसा? हम देख लेंगे। किसी लेटर वेटर लिख दिया क्या इतनी देर में? क्या समझ है? चेक करो कहाँ गलत है। फिर तुम लोग यार उठक बैठक नहीं लगा रहे हो। 20 डंडे पीटूंगा ज्यादा दर्द होगा। उठक बैठक लगा लो। अच्छा सब कोई साथी करो, तुम्हें पता है कि वो आएगा है? देख रहे हो? छोड़ दो दोस्ती, वो दुआ मांग रहे हैं। दोस्त पास हो जाए तो बड़ी खुशी होती है, दोस्त फर्स्ट डिवीजन आ जाए तो बहुत दुख होता है। बिल्कुल यही हो रहा है इनके साथ। कमी बताओ कहाँ कहाँ गलती है। परफेक्ट है? हाँ वो तो तुम्हें डंडा पड़ते याद आ जाएगा। हाँ हाँ जी, क्या गलती है? खुद से लिखा? क्या हुआ माई बाप? कुछ हमारे स्मार्ट बोर्ड से गलती हो गई क्या? अच्छा कर लो, आगे कर लो। हाँ सब लोग लिखें। अरे यार ऑनलाइन वाले तो बड़ी बेइज्जती कर गए तुम्हारी। सर ये क्या गुरुजी हमसे कंपटीशन में जीतेंगे? ये इनकी तो स्थिति हमसे भी बहुत ज्यादा बुरी है। हम तो चीजों को कम से कम इंप्रूव कर रहे हैं, बात सही है। कई लोगों ने फॉर ग्रांटेड ले लिया गुरुकुल को। लेकिन देखो पिटाई विटाई यहाँ होती रहेगी, जरूरी है। नहीं हो पा रहा है? याद नहीं आ रहा है? आओ आ जाओ आ जाओ। अरे आ जाओ आ जाओ, इतना इतने में तो संविधान पूरा हो जाएगा। आ जाओ चलो 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 चलो, खड़े हो आ जाओ। इसमें जो वर्ड्स हैं इन, हाँ द वर्ड्स दैट हैज रिटन, मैं बताता जा रहा हूँ। सेकुलरिज्म, रिपब्लिक, ठीक है रिपब्लिक हो गया, डेमोक्रेटिक, ये सारे वर्ड है। तुम इंग्लिश में लिख के इनको आर्टिकल वाइज डिफाइन कर दो। आर्टिकल वाइज, ये तो फिलोसफिकल वाइज हो गया ना, आर्टिकल वाइज डिफाइन करो। नहीं हो पाएगा? बोला हाँ या ना? चलो खड़े हो, आ जाओ रितिका। जस्टिस को डिफाइन करो। डिफाइन जस्टिस विच इज डिफाइंड इन प्रीएम्बल। ना यहां नहीं है इसमें। हाँ हाँ अब समझाओ। और इसमें ये मतलब कि कोई भी संविधान के सामने जो है उसमें कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सबको है। विद एग्जाम्पल तीनों को समझाओ, और कहां कहां किस आर्टिकल में ये मेंशन है ये बताओ। तुम 7th क्लास की एनसीईआरटी के स्टूडेंट हो, तो ये तीनों किस किस आर्टिकल से डिफाइन होते हैं पॉलिटी में? ऐसे बोल दिया। इसके लिए कोई जो है वो हमने आर्टिकल में प्रोविजन नहीं किए, नहीं किए ना।
तो ऐसे तो फिलॉसफी आएगी चली जाएगी, फिर तुम कहां जाकर जो है वो न्याय हाई कोर्ट में जाके या सुप्रीम कोर्ट में जाके न्याय मांगोगे? बताओ कौन कौन से आर्टिकल इसको सपोर्ट कर रहे हैं? प्रियम्बल सिर्फ बात कर रहे हैं, कौन कौन से आर्टिकल सपोर्ट कर रहे हैं? फंडामेंटल राइट्स में सर मेरे बात की गई है इनके लिए। अरे तुम केवल इसके बारे में बात करो, ये जो तुमने स और आज लिखा है इस तरह से मैं लिखाने लगा तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी। हाँ, ये जो स अ लिखा है इसका आर्टिकल कौन सा सपोर्ट कर रहा है? कौन कौन से आर्टिकल सपोर्ट करते हैं? सामाजिक न्याय को, कौन आर्थिक न्याय को, और कौन राजनीतिक न्याय को? आर्टिकल के नाम लिखो, क्योंकि जब तक आर्टिकल का सपोर्ट नहीं होगा तब तक ये जस्टिफिएबल होगा ही नहीं। मुझे लगा तुम्हें आता है, हैं? हम तो पता है हमारे एक आचार्य जी थे कैसे मारते थे, आज मुझे उनकी याद आ रही है, बड़ा शानदार मारते थे। मतलब ऐसा लगता था कि तबला और जो हारमोनियम एक साथ बजा रहा हो। तो आज अब तुम्हें वो दिखाते हैं जल्दी से। हाँ, आर्टिकल बताओ। सर आर्टिकल 14 में विधि की समक्ष समानता की बात की गई है और विधि जस्टिफाई करो, ये जो आर्टिकल बता रही है सही है? आर्टिकल 14 to 16 ये सामाजिक न्याय के लिए बोल रही हो? मतलब कानून के बारे में बता रहा है सर, समानता की बात कर रहा है, विधि के समान समानता, विधि के समक्ष संरक्षण की बात कर रहा है। 14 क्या कहता है? हाँ जी देवी जी, 14 क्या कहता है? व्हाट आर्टिकल 14 स्टेट्स? बोलो, ये तो क्वेश्चन भी कराया था। आर्टिकल 14 क्या कहता है? चलो उठो, उठक बैठक लगाओ, चलो। हाँ, आर्टिकल 14 क्या कहता है? तुम तो इतना सेल्फ स्टडी करती हो, आग लग गई होगी किताब में अब तक तो। 14, 15, 16 तीनों का स्टेटमेंट लिखो तो। चलो लिखो। हाँ देवी जी, बाकी भी तो बताओ, तुम तो थम गई। आर्थिक न्याय कहां कहां सेट करोगी? अब क्या करना होता है ऐसी कंडीशन में जब हम जवाब नहीं दे पाते हैं? हाँ। यूनिफॉर्म आ जानी चाहिए दोनों लोगों की, ठीक है? तीनों लोगों की, चौथे की भी। नहीं तो कुछ ऐसी चीजें पहनाएंगे जो अच्छा नहीं लगेगा, और कैमरे बुलाएंगे तो और अच्छा नहीं लगेगा। तो यूनिफॉर्म पहन लो। हाँ जी, ये आर्टिकल 29 एंड 30 के बारे में सर बोलता है। कहां गलत है ये? 16 क्या कहता है? आ जाओ, सही करो, करेक्ट करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सही है ये? कितना टाइम लगेगा एक आर्टिकल बताने में? आ जाओ, देखो बच्चे ऑनलाइन बता रहे हैं अब मजा ले रहे हैं। चलो आ जाओ, बताओ, डिफाइन करो क्या करना होगा। सर ये आर्टिकल 14 बताता है इक्वालिटी। तुम उठी नहीं अभी तक? ब्लड सर्कुलेशन मुझे ठीक नहीं करने दोगी क्या? हाँ, ये सारे आर्टिकल्स जो है वो इंटर रिलेटेड है, वो बेसिकली जस्टिस प्रोवाइड लो बताओ। सर फॉर एग्जांपल जैसे आर्टिकल 60 डिफाइन करो, एक एक को लिखो, डिफाइन करो। सर फॉर एग्जांपल सर आर्टिकल 14 हाँ, तो मुकुट को पहनना पड़ता है, जो आवाज चलो बताओ। सर ये जो आर्टिकल 14 है ये इक्वालिटी बिफोर लॉ बताता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब ये हमें पॉलिटिकल जस्टिस देता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ से सोशल जो जस्टिस है वो मेंटेन होगी, पर लेकिन बेसिकली अगर हमें डिवाइड करना हो तीनों में से वो किस पार्ट में आएगा, हम उसे पॉलिटिकल जस्टिस के अंदर सबसे ज्यादा डाल सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 15 जो है वो डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है 5 ग्राउंड्स पे, तो इसे हम सोशल जस्टिस के अंदर डाल सकते हैं अगर बेस्ट डालना चाहे तो। उसके बाद 16 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करता है, इसे हम इकोनॉमिक जस्टिस के अंदर डाल सकते हैं। तो ये जो 3 है ना 14, 15, 16 बेस्ट अगर हम देखें उसके अकॉर्डिंग ये तीनों में एक एक डिवाइड हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि तीनों एक के अंदर है। सर एक्सक्लूसिव इसका आएगा आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। सर और फंडामेंटल राइट्स में और आर्टिकल्स भी हैं सर इससे रिलेटेड। सर पंचायती राज से रिलेटेड जो यस
सर यस सर, यस सर। केवल एक आर्टिकल थोड़े ना, केवल फंडामेंटल राइट थोड़े ना है। हमारे संविधान केवल फंडामेंटल राइट है। नो सर। राज्य के पास क्या शक्तियां हैं, केंद्र के पास क्या शक्तियां हैं, पंचायती राज सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 टायर सिस्टम आपको क्या पॉलिटिकल इंफ्यूजन दे रहा है? यस सर। होगा, बोलो, लिखो, सब लोग लिखो। जिसके हाथ नहीं चल रहा भी मैं चलाऊंगा हाथ। राइट डाउन, जो जो आपके दिमाग में आ रहा लिखो। चलो बाकी तुम भी लिखो। कहाँ जा रहे हो? लिखने? अरे लिखने नहीं, मैं अपना काम करूँ। जाओ बैठे जाओ, उठक बैठक लगा के लिखो। लोग एक्सरसाइज इतनी अच्छी कर, जाओ बैठो। आज तुम्हारा पहला दिन है, बच गया तुम, लेकिन ये खा के जल्दी जल्दी मार दो। अरे 20-25 मार के खत्म करो यार। जितनी देर सोच रहे मेरी संख्या बढ़ जाएगी। अब मैं 150-200 बोल दूंगा। यहां मत दिखाओ कि तुम पढ़ रहे हो। जल्दी उठक बैठक मारो, जल्दी फटाफट उठक बैठक करो, खत्म करो। चलो शुरू करो। अभी तो तुमसे क्वेश्चन पूछना है, तुम रुक जाओ, इनको मानो। चलो 1 जनता क्लास, हाँ 2, अरे इससे थोड़े न होता है, हम बताते हैं। बहुत मजा आ रहा है तुम्हें। चलो, क्यों नहीं तुमने याद किया? हाँ, कान कहाँ है तुम्हारा? हाँ चलो, ऐसे पैरों को, घुटने को मोड़ो। ये भी सिखाना पड़ता, बताओ। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, या मुर्गा बनोगे? हाँ शाबाश। 1, चलो ए भाई साहब, हमें पता तुम्हारी इमेज को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, तो जल्दी मार दो उठक बैठक। हाँ, इससे पहले कि मैं खुद ही तुम्हारी इमेज की ऐसी तैसी करूं, शुरू हो जाओ। चलो शाबाश। हाँ हाँ 20 कम से कम। अब बड़े दिन बाद उठे हो पिछली वाली कुर्सी से। और अगर कल मुझे न्यूज़पेपर की कटिंग नहीं मिली पॉलिटी की, तो तुम 40 कल लगा के जाओगे। हाँ उठक बैठक, ये हंसी मजाक नहीं है डेली। अच्छा वो हमें पता है। चलो एक हुआ है, आगे बढ़ो। हाँ 1 हुआ ना अभी। चलो 2, 2.5। हम तुम्हारे गुरु जी हैं बेटा, भूल गए? बोले सर अब पढ़ूंगा। प्रियम्बल पढ़ा पढ़ा के मर गए, तुमसे प्रियम्बल नहीं लिखा जा रहा है। क्यों मैंने ये कराया अभी तुम्हें बता रहा हूं। ये वाली वीडियो, यहां आओ, पूरा देश देखे उठक बैठक लगाते हुए। आओ यहां आओ, पूरा देश देखे उठक बैठक लड़के कैसे लगाते हैं। कोई आईएएस एकेडमी जो उठक बैठक लगवाती घाघों से। और तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, पढ़ना शुरू कर दो। ये सेल्फ रीडिंग की चीज है। रोज बेयर एक्ट यहां पे खोल के पढ़ा रहा हूं मैं, चिल्लाते चिल्लाते मर जा रहा हूं। प्रियम्बल इतना इंपॉर्टेंट है, यहां से शुरू होता है। रितिका मेक श्योर कि ये पूरी चीजें हो जानी चाहिए, नहीं तो अगली बार तुम इन सबके हिस्से का अलग तुम उठक बैठक लगाओगी। पेट दर्द में शिफ्ट कर दूंगा पैर दर्द की तरफ, ठीक है? और जहरी जहर को काटता है। फिर मैं पूछूंगा बेटा पेट दर्द कैसा है, तो बोलोगी नहीं बिल्कुल चला ही गया, बस आपने पैर के बारे में पूछा ही नहीं। तो आगे से ये नहीं होना चाहिए। चलो थोड़ा आगे आगे बैठो। कहां अंधेरे में तुम लोग बैठे रहते हो, बरगद के नीचे कुछ नहीं पता। और ये लास्ट वार्निंग तुम्हें दे रहा हूं, पढ़ाई शुरू कर दो। और आप सर, मैं कल आपका करंट अफेयर्स देखूंगा। गुरु कुछ पढ़ाओगे बच्चों को डीपीएसपी के बारे में? हैं? कुछ पढ़ाई वढ़ाई हो रही गुरुकुल में कि नहीं हो रही? तुम कब पढ़ोगे? डीपीएसपी पढ़ा दो यार बच्चों को। अच्छा फंडामेंटल राइट कुछ लिख के बताओगे? चलो फंडामेंटल राइट, भारत मूल करते हुए लिख के बता दो। मैंने ये क्यों किया ये समझो। अभी तक हम क्या कर रहे थे 360 में, उसका एक पर्पस था। ध्यान से बैठ जाओ। केशव, गलत बात है, गलत बात है। तुम्हें ये सब चीजें इतना समय नहीं लेना चाहिए। प्रियम्बल लिखने में तुम्हें अगर सोचना पड़ रहा है तो ये शर्म वाली बात है। सर जी ये सब बातें नहीं होती हैं। अभी आपको एग्जामिनेशन सेंटर का डर नहीं पता है। यहां तो फिर भी हंसी मजाक हो रहा है, वहां हंसी मजाक जैसे मैं बताया ना, लिख के रख लो। तुम्हें जितना भी आता है एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर 50% गायब हो जाएगा। ये वहां की पता नहीं अघोरी साख्तें वहां घूमती हैं। 50% खत्म हो जाता है डर के मारे, थकान के मारे। तो जब आप प्रेशर में परफॉर्मेंस करोगे तभी वहां सरवाइव कर पाओगे। नहीं तुम्हारे जैसे बहुत घूम रहे हैं वहां पे। घर में हर कोई आंसर अच्छा लिखता है यार, एग्जामिनेशन सेंटर में लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे। सो ये एग्जाम सिर्फ पढ़ाई का नहीं, बहुत प्रेशर में भी आपको पढ़ाई करनी होती है। अब आ जाओ वापस, क्यों ये मैंने कहा।
जब हम ये छोटी छोटी चीजें लिखते हैं तो हमें दो चीजों के बीच का अंतर आंसर राइटिंग में पता होना चाहिए। पहला, जब हम कोई भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं, सो देयर आर टू एटीट्यूड्स। पहला, एक बहुत क्लियर एटीट्यूड है जीएस का एटीट्यूड और ऑप्शनल का एटीट्यूड। तो ऑप्शनल और जीएस में बच्चे अंतर नहीं कर पाते, उन्हें लगता है ज्योग्राफी ऑप्शनल है, पीएसआईआर ऑप्शनल है, कुछ भी लिख देंगे, सेम जीएस वाला। इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा एटीट्यूडनल चेंज है। लेकिन जीएस में भी दो तरह का एटीट्यूड होता है। मैं जीएस पे बात करूं तो एक होता है जब हम एक्सप्लेनेटरी बेसिस पे लिखते हैं, क्योंकि इसमें क्या बैड हैबिट्स इन्वॉल्व होती हैं। तो आपका जो पास्ट है उसमें क्या था कि कुछ भी पाओ उसको खूब लिखो और अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। दिस इज नोन एज एक्सप्लेनेटरी बेस। हम जो उसको सामान्य भाषा में बोलते हैं बहसना, ठीक है, रायता फैल जाना, फैल लेते हो आप। सो दिस इज नोन एज, ये हमारी हैबिट हो जाती है, सालों से प्रैक्टिस करते करते हम इसको एक्सप्लेनेटरी बेस पे लिखते हैं। हम किसी भी चीज को बहसना शुरू कर देते हैं। उसमें क्या होता है, कोई एक वर्ड मिल जाता है हमारा फैमिलियर, और फिर हम उसको क्या करता है, उसको खींचना शुरू करते हैं, च्युइंगम की तरह खींचते हैं, और हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा लिख रहे हैं। यूपीएससी में ये वाला मेथड काम ही नहीं आता। ये वाला मेथड काम ही नहीं आता है। काम आता है जीएस में जो सेकंड मेथड होता है, मैंने क्या कहा, वो होता है जब कोई भी आप बात कह रहे हो उसके पीछे अपना सपोर्टिव आर्गुमेंट देना होता है। यानी सपोर्टिव आर्गुमेंट होना बहुत जरूरी है यहां पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पॉलिटी में ये डिस्कशन, अगर मैं यही क्वेश्चन की प्लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एट विच प्लेस यू आर राइट नाउ। फॉर एग्जाम्पल, मैं सोशल जस्टिस की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं जीएस पेपर 1 के सोशल इशू में बात कर रहा हूं। नाउ यू हैव, पूरा तुम्हारे पर राइट है कि तुम सोशल जस्टिस को पेपर 1 में समाज के उत्थान के लिए तुम आराम से एक और अपना जो है वो आराम से एक सप्लीमेंट बना सकते हो, बता सकते हो कि संविधान में ये कहा गया, वो कहा गया, ये आदर्श लागू किए जा रहे हैं। यू हैव इनफ राइट। बट यही क्वेश्चन तुम जीएस पेपर 2 में कर रहे हो, वहां पर तुम्हारा कोई भी एक्सप्लेनेशन दैट नीड अ सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट, तो वहां तुम सोशल जस्टिस को डिफाइन नहीं करोगे। यू हैव टू पुट आर्टिकल्स ऑल्सो। इस आर्टिकल में क्या कहा गया है ये भी आप बताने की कोशिश करोगे। दैट्स वाई मैं तुम्हें बार बार बेयर एक्ट दिखा रहा हूं कि रखो उसको साथ में, पढ़ो कहां पर इकोनॉमिक जस्टिस की बात है और कहां कहां है। ऑल इन केवल फंडामेंटल राइट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, इसके सिवा भी बहुत कुछ है कॉन्स्टिट्यूशन। हम शेड्यूल्स के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे थे, हम ट्राइबल एरिया के विशेषाधिकारों के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्यों शेड्यूल्स में नहीं है, 5 और 6 में नहीं बात कर रहे। हम उनको क्या ये नहीं अलग से उनके लिए कैटेगरी नहीं बना रहे, उनके लिए अलग से प्रोविजंस नहीं कर रहे हैं। किस लिए नहीं, किस लिए कर रहे हैं, ताकि उनका सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय सुनिश्चित हो। आप किसी ट्राइबल एरिया में जाके जमीन खरीद लीजिए, आपको नहीं मिलेगी, वो कम्युनिटी टू कम्युनिटी ट्रांसफर होती है। तो आखिर हम अगर इन चीजों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आंसर आप जब लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो देयर इज अ डिफरेंस कि यही प्लेसिंग क्या है। दैट्स व्हाई प्लेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी। कि अगर आप जीएस पेपर 1 में इसको लिख रहे हैं, आप लिखिए, आप सामाजिक न्याय लिखिए, आर्थिक न्याय लिखिए, जो आपका मन करे उसमें आप एग्जांपल दीजिए। आप कंटेम्प्रोरी हाल में कुछ हुआ उसको एग्जांपल दे दीजिए। बट व्हेन यू आर डीलिंग दिस क्वेश्चन इन पेपर 2, तो भैया वहां आपको कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे, नहीं तो मार्क्स आपको देने वाला नहीं है। ये मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपकी मेहनत पूरी की पूरी खराब हो जाएगी। सिंपल छोटी सी ट्रिक है और कुछ नहीं है। यही आंसर राइटिंग में तुम्हें एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब इसमें भी हमारे यूपीएससी में क्या है, सिलेबस को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब जैसे मैंने कहा कि पेपर 2 में भी कई पार्ट्स हैं, वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये सब पूरा एक रहस्य तुम्हारे सामने रिवील होगा। अभी तक हमने इससे पहले जो क्वेश्चन का पूरा सेटअप देखा कि हमने सिर्फ पहला, अभी केवल सिलेबस का पहला हिस्सा पूरा किया, और कितने क्वेश्चन बनते चले गए, अभी तक क्वेश्चन पे क्वेश्चन होते चले जा रहे हैं। ये है यूपीएससी। अब इसी के ही सेकंड पार्ट में एंटर करेंगे, पेपर 2 के सेकंड पार्ट में एंटर करेंगे, नॉट आईआर, पॉलिटी के सेकंड पार्ट में एंटर करेंगे। और अभी तुम देखना कि वहां पर क्वेश्चन कैसे थे, डायरेक्टली डिफिनीशन पूछी जा रही थी, ऐसे ही था, कर्तव्य क्या होते हैं, अधिकार क्या होते हैं, ये फलाना। अब देखना कि क्वेश्चन का आर्गुमेंट ही चेंज हो जाएगा, टोटली चेंज होने जा रहे हैं हम लोग, और इसका सोर्स भी बदल जाएगा, इसका पढ़ने का सोर्स अलग हो जाएगा।
सो ये डिफरेंस जब तक तुम नहीं करोगे तब तक तुम्हारे साथ कभी भी जो है तुम जस्टिस ही नहीं कर पाओगे यूपीएससी मेंस में। एफर्ट खराब हो जाएगा, मेंस लिखने का मौका मिलेगा, गोल्डन चांस तस्तरी में रखा होगा और तुम उसको लात मार के चले आओगे। चलो अब हम ये सेकंड आर्गुमेंट देखते हैं। आज हमारा टॉपिक है, सेकंड टॉपिक पीवाईक्यू में, संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व। ये जीएस पेपर 2 का पॉलिटी का सेकंड टॉपिक है। इस तरीके से पहले पेपर को देखने की आदत डालो। कितना आसान लग रहा था, अरे पॉलिटी पढ़ेंगे पेपर 2, क्वेश्चन कहां से आते हैं कानो कान खबर नहीं है, और इसका सोर्स ही चेंज हो जाएगा अभी तुम्हारा पढ़ने का। इसके क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना और बताना कि इसके क्वेश्चन पढ़ने में तुम्हें कैसे लग रहे हैं। ठीक है, कह रहा है ये देखो सिलेबस खोलो, सब लोग सिलेबस खोलो, निशान लगाओ। ये पता होना चाहिए ना क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। खोला? ये सिलेबस में कहां है देखो जरा, पेपर 2 के सेकंड वाला पार्ट है ना। अच्छा देखो, अगर सोचो ये नहीं हो, केवल वही पढ़ के बैठे हो, तो कितना यूपीएससी हल्का लग रहा है। अरे ऐसे खत्म हो जाएगा, अभी देखो मजा। तो ये है तुम्हारा संघ एवं राज्यों के कार्य, यानी हम दोनों जो है फेडरल स्ट्रक्चर के सेकंड हिस्से पे आ गए। उनका उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय तथा चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर जो भी हम बात कर रहे थे, हमारा थर्ड टायर सिस्टम पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण। शक्ति यानी पावर्स, हाउ यू टेक डिसीजंस, बट डिसीजन कैन नॉट बी फुलफिल विदाउट द सपोर्ट ऑफ फाइनेंस। जो शक्तियां होती हैं वो वित्त जब तक नहीं होगा तो वो केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने। यू टुक पावर की हमें सड़क बनानी है, हमें शौचालय बनाने, बट फॉर एवरीथिंग यू नीड फाइनेंस, राइट। और उसकी चुनौतियां, ये फाइनेंस कितना आएगा, कैसे आएगा, कौन डिसाइड करेगा, फाइनेंस है भी कि नहीं है, right? That means functions and responsibility of the union and the state, issues and challenges pertaining to the federal structure, developing a power and finance up to the local level and challenges within। ठीक है, यही सिंपल दिया हुआ है, कितना सुंदर है, सुशील है, छोटा सा है। चलो शुरू करें। इसी का पहला हिस्सा, इसको कई हिस्सों में तोड़ दो। द फर्स्ट थिंग इज, जो पहला अंडरलाइन, इसको अंडरलाइन करो सिलेबस को। सिलेबस पहली बार इस तरह से पढ़ा जा रहा है। संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, राइट। अब जरा देखो इस छोटे से शब्द से क्या क्या आया है, और जो सबसे बड़ा फायदा आज होगा तुम्हें पता चलेगा कि सोर्स कैसे हमें पढ़ना है। दैट्स व्हाई मैं क्यों कह रहा हूं कि न्यूज़पेपर की कटिंग करके निकालना शुरू कर दो, वो तुम्हें अभी क्लियर हो जाएगा। चलो, तो ये छोटा सा एक शब्द है जिसमें कुछ थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, चलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है बड़े ध्यान से। क्वेश्चन कहता है, बड़े ध्यान से पढ़ो इसको, क्लियर हो रहा है? चलो, कह रहा है भारत के संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन की प्रणाली क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या कहता है, क्वेश्चन का नेचर क्या है। कह रहा है कि ठीक है शक्तियां हैं, तो मान लो अभी कल को राज्य लड़ने लगे, केंद्र लड़ने लगे, तो ये पावर का डिवीजन कौन डिसाइड करता है, हु डिसाइड कि किसको कितनी पावर होगी, कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले बेयर एक्ट खोल लो, ये कोई कहानी थोड़ी सुना रहा हूं, राम कथा। चलो बेयर एक्ट खोलो। केंद्र राज्य संबंध कहां है, किस भाग में, 7। कौन सा आर्टिकल, सबसे पहला काम कौन सा पार्ट है, कौन सा आर्टिकल डील करता है, सबसे पहले लिखो। चलो शुरू करो। चलो शुरू करो। केंद्र राज्य संबंध, कोचिंग के नोट्स खोल लो, बुक्स खोल लो, चलो। वेयर इज सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक हम इसको डील करते हैं। क्या कोई शेड्यूल ऐसा है जो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को डील करता है, कौन सा शेड्यूल है वो, बहुत चर्चा चल रही है। क्यों चर्चा चली, क्वेश्चन क्यों पूछा, कच्चा तीव्र विवाद पे बहुत बात आ रही है।
तो वो शेड्यूल कौन सा है, जल्दी बताओ मुझे। पढ़ने का तरीका बहुत जरूरी है, ये सिर्फ क्वेश्चन है, इसमें हमें सब कुछ निकाल के रखना है। चर्चा चल रही ना कच्चा तीव्र विवाद पे लेके, कौन सा शेड्यूल है सर, मैं शेड्यूल पूछ रहा हूं, अनुच्छेद, अनुच्छेद सॉरी अनुसूची, कौन सी अनुसूची ऐसी है जो केंद्र राज्य संबंध या भारत की संघीय व्यवस्था को डिफाइन करती है कि नहीं है कोई? 7 और चलो 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 शुरू करो। अरे क्वेश्चन लिखो, डेरिवेटिव क्वेश्चन, 2 दिन में भूल गए, लिखो डेरिवेटिव क्वेश्चन DQ। कॉर्नर नोट्स बना रहे हो? कॉर्नर नोट्स ऐसे होगा, फिर से बता देता हूं, हमेशा क्वेश्चन का इतनी लाइन खींच दो, ये 1/3 हिस्सा सिर्फ डेरिवेटिव क्वेश्चंस के लिए यूज होगा, यहां हम उसके एक्सप्लेनेशन पे बात करेंगे। हाँ जी सर, चलिए शुरू करिए। केंद्र राज्य संबंध मिला या गायब हो गया तुम्हारी किताब से? कौन से आर्टिकल को किस आर्टिकल तक? टीचर जब पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, तुम तो प्रिपेयर रहो। हाँ जी, नहीं है किताब सर, पीछे किताब कहां गई तुम्हारी? क्या कह रहे हैं सर? अरे कोचिंग ने बुक्स दी थी, वो भी नहीं है, क्यों? इतना आध्यात्मिक हो रखे हो तुम यार। ऊपर है, हाँ ऊपर है, दिल्ली में एनसीईआरटी एक्ट नहीं है, वेयर एक्ट निकल गया। कौन सा शेड्यूल है? देखो बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन का नेचर समझो। कह रहा है राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने से देश की अखंडता को सुदृढ़ बनाने, उसके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का हित कहां तक सिद्ध हो सकता है, उसका विवेचन कीजिए। दैट मीन्स व्हाट इज द स्कीम ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, राइट? तो हमने अनुसूचियां बनाई हैं, पावर्स को हमने डिफाइन किया है। Under the Constitution of the India, discuss whether the grant of greater autonomy to the states would be in the interest of the strengthening the integrity and promoting the economic development of the country. वित्त का समायोजन कैसे होता है? How finance distribute? कैसे होता है? 243D और लिखो, लिखो कौन है केंद्र राज्य में धन का बंटवारा करने वाला? उसको बोलते हैं फाइनेंस कमीशन। क्या बोलते हैं उसको? वित्त आयोग। तो लिखो, वित्त आयोग की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? जब भी किसी बॉडी का मुंह से नाम निकले तो पहला काम तुम्हें क्या करना है? उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन तुम्हें जाननी है। इज इट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैच्यूटरी बॉडी, आर्बिट्रेट, क्या है ये? तो पहले बताओ फाइनेंस कमीशन की पोजीशन क्या है, तभी तो डिसीजन लेगा। देखो सर्च करो यार डेरिवेटिव क्वेश्चंस में, कहां है फाइनेंस कमीशन? कौन सा आर्टिकल फाइनेंस कमीशन को पावर देता है? तुम्हें सिखा रहा हूं कि कैसे पढ़ाई करनी है। अभी कौन सा वित्त आयोग बना है? कौन है उसका हेड? अरविंद पानगड़िया। जो वो स्टेटमेंट देंगे वो कहां जाएगा? क्वेश्चन आया हुआ प्रीलिम्स में, वित्त आयोग की रिपोर्ट सबसे पहले कहां रखी जाती है? लोकसभा में या राज्यसभा में या किसी भी सदन के पटल पे? राज्यसभा में नहीं रखी जा सकती है। ठीक, उसके बाद क्या राष्ट्रपति इसकी रिपोर्ट को लौटा सकता है? क्या राज्यसभा इसे होल्ड कर सकती है? क्यों? ये तो तुमने फैक्ट याद कर लिया, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? इसको कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिली हुई है? विच इज इंपॉर्टेंट, कि इसको होल्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता है वित्त आयोग की रिपोर्ट को।
इज इट सजेस्टिव होता है, सुझावात्मक होता है, ये ऑब्लिगेटरी होता है? यू हैव टू फॉलो दिस इंस्ट्रक्शंस। ऑब्लिगेटरी मतलब आपको करना पड़ेगा। बताओ, निकालो फाइनेंस कमीशन। हर दूसरे साल प्रीलिम्स में क्वेश्चन इस पे आता है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से। और अभी बना है कॉन्स्टिट्यूट हुआ, ये क्वेश्चन आएगा, मे भी हो सकता है इसी साल आ जाए। हाँ, सबसे पहले रिपोर्ट किसको दी जाती है? सदन के पटल पे रखा जाता है क्या डायरेक्ट इसको? तुमने कहा लोकसभा, किसी ने कहा राज्यसभा, क्या सदन के पटल पे डायरेक्टली इसको रखा जाता है? कैग की रिपोर्ट और फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, क्यों मैं चर्चा करूंगा इसके बारे में जब ऑब्लिगेटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इसके पास। लोकसभा और राज्यसभा वोटिंग के लिए होती है, चर्चा के लिए होती है। कैग की रिपोर्ट जाएगी, लिखो। अब कैग की आई है तो कैग की कॉन्स्टिट्यूशन, तुम्हें एक्चुअली तुम लोग क्या रट लेते हो, ये काम करेगा कैसे करेगा। सबसे बड़ी बात है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिली कहां से है, ये बॉडी कैसी है, ये स्टैच्यूरी बॉडी है, सांविधिक है, संवैधानिक है, अर्ध न्यायिक है, क्वासी जुडिशियल है। तो इस तरह की बॉडी की रिपोर्ट पहले कहां जाती है? कौन सा आर्टिकल डील कर रहा है इसको? देखो हमारे यहां ऑनलाइन के बच्चों ने जवाब दे दिया, 280। भाई साहब, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है प्रीलिम्स का ये। यूपीएससी बहुत आसान है अगर 360 से पढ़ा जाए उसे तो। ये तो आपको कठिन कठिन करने का शौक चढ़ा हुआ है, बोले आसान की तैयारी थोड़े न करने आए। चलिए 280 क्या स्टेट करता है? बेयर एक्ट में पढ़ो। 280 क्या स्टेट करता है? एक तो कोई टीचर बेयर एक्ट पढ़ना सिखा रहा है, क्या कहता है? पढ़ो, उसको अंडरलाइन करो। पढ़ो, क्या कहता है? स्टेटमेंट क्या है उसका? बुक नहीं है, निकालो 280। बेयर एक्ट ले लो बेटा, बेयर एक्ट। एक बार में नहीं समझ में आएगी, धीरे धीरे उसको पढ़ना पड़ता है। क्या कह रहा है बेटा? टेन्योर क्या है? विद इन 2 ईयर। सवाल ये फ्रॉम व्हेन? हाँ, टेन्योर 5 साल का, कॉन्स्टिट्यूट उसे 2 साल में करना है। ये दोनों क्यों? वाई देर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट, इसीलिए मैंने कहा उसको ध्यान से पढ़ो। तो कॉन्स्टिट्यूट 5 साल में होगा, टेन्योर हर 2 साल में उसको लेकर आएंगे और 5 साल का टेन्योर दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? देयर इज अ फंक्शनैलिटी बिटवीन, ये जो गैप है 3 साल का, उसमें क्या हो रहा है? व्हाट इज द नेक्स्ट, लिखो स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंस कमीशन। स्ट्रक्चर, मान लो राष्ट्रपति ने बना भी दिया तो लोग क्या कर रहे हैं वहां पे? स्ट्रक्चर क्या है? एक भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा तुम्हारा, बस इस तरह से पढ़ने की आदत डाल लो। यूपीएससी का क्वेश्चन तुम्हें लगेगा हलवा है, इस बार ये इस साल और अगले साल दोनों साल इस पे क्वेश्चन आने जा रहा है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो गया है। बट आपने नाम याद रखा, वो यहां पर फंसा के रखेंगे, अभी तुम्हें क्वेश्चन दिख जाएगा। तो ये बताओ स्ट्रक्चर क्या है? सिंगल बॉडी है, कमेटी है, हु अपॉइंट द मेंबर्स, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। लिखो, क्वेश्चन क्यों नहीं लिख रहे हो? फिर हाथ रख के बैठे, फिर देखो मुंह पे हाथ रख के बैठे, एक तो 2-4। मैंने कहा मेरी क्लास में एक्टिव स्टडी होनी चाहिए। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंस कमीशन? फाइनेंस कमीशन का संरचना क्या है? क्या सारे के सारे मेंबर्स राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं? हु अपॉइंट मेंबर्स ऑफ, उसका अध्यक्ष कौन डिसाइड करता है? क्या उसमें अपोजिशन भी होती है? केवल एब्सोल्यूट जो एक चेयरमैन उसका होता है, उसको कौन डिसाइड करता है? क्या अपोजिशन पार्टी, सुप्रीम कोर्ट का जो है सेगमेंट आपने देखा,
अभी चुनाव आयोग में हुआ था ना, इसमें क्या होता होगा, और उनका बैकग्राउंड कैसे डिसाइड होता है, उसमें भी बैकग्राउंड के ऑब्लिगेशंस हैं। देखो अहर्ताएं क्या होती हैं, वित्त आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए अहर्ताएं, एलिजिबिलिटी फॉर चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है तो रिपोर्ट लोकसभा जाएगी। मैं तो कुछ नहीं कह रहा, तुम्ही ने कहा था कि हम लोकसभा भेज देंगे। रितिका भेज रही थी। ऑब्लिगेटरी रिपोर्ट है, सरकार बहस करेगी। जब लोकसभा में जाओगे तो सरकार बहस करेगी ना, जैसे कैग की रिपोर्ट में बहस हुई थी। लेकिन जब प्रेसिडेंट के पास रिपोर्ट जाएगी तो ऑब्लिगेटरी हो जाएगी। सरकार कौन है, राष्ट्रपति कौन है? सरकार कौन है, राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति इज अ हेड ऑफ संसद। संसद में कौन सी चीजें, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति सन्निहित है। सरकार कौन है, हु इज प्रधानमंत्री? भारत गणराज्य का जो शासन चलाने के लिए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बाद जो एक कैबिनेट और उसके जो उसका हेड होता है प्रधानमंत्री, वो सरकार को चलाते हैं, राष्ट्रपति के आदेशों को चलाते हैं। तो क्या फाइनेंस कमीशन पर उसके जो भी रिकमेंडेशन उस पर संसद में बहस हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। ये राइट कौन दे रहा है? ये राइट कौन सा आर्टिकल दे रहा है? ये राइट कौन दे रहा है? क्योंकि लोकतंत्र में तो हर चीज पर बहस होती है, तो ये तो एब्सोल्यूटिज्म हो गया। तो वित्त फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पर बहस नहीं होगी। ग्रांट तो लेकिन सरकार को देनी है भाई। जैसे लास्ट ईयर हुआ, लास्ट ईयर तो उसमें क्या हुआ, उसमें फाइनेंस कमीशन बोल दिया 32% स्टेट को टैक्स जाएगा, तो ऑब्लिगेटरी है जाएगा। ये तो जाना है, 32% स्टेट को टैक्स उन्होंने रिकमेंड कर दिया कि भाई पंचायती राज में जाना है इतना। ये बताओ, इस पर डिस्कशन या बहस हो सकती है दोनों सदनों में? लो, वो कह रहे हो सकती है, कह रहे नहीं हो सकती है। तो हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन लिखना है। लिखो, दांतों की करे हिफाजत, मोती सा चमका है, हाँ, मास्टर जी के डंडे से किस्मत खुल खुल जाए। लिखो, मुझे चाहिए। अब ये बताओ, वित्त आयोग राज्य, केंद्र और राज्य के बीच में धन का बंटवारा करता है, और हमारा सिस्टम 3 टायर सिस्टम है। तो ग्राम सभा और पंचायतों को कौन रिकमेंड करता होगा? क्या राज्यों का अलग वित्त आयोग होता है या फाइनेंस कमीशन ही डिसाइड करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट का भी फाइनेंस कमीशन होता है, या केंद्र ही ग्राम सभाओं को फंडिंग करती है? पढ़ो इसको पूरा। 3 टायर सिस्टम में फंड का एलोकेशन कैसे होता है? उसमें करेक्शन हुआ ना हाल में, पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए। देखो, ग्राम सभाओं को धन का आवंटन वैसे तो सरकार दे ही सकती है, लेकिन एक धन का आवंटन ऑब्लिगेटरी होता है, करना ही पड़ेगा। वो कौन करता है? आम बजट से होता है या उसका भी फाइनेंस कमीशन होता है, और उसका निर्णय ऑब्लिगेटरी होता है। ऑब्लिगेशन समझ रहे हो ना? आपकी कोई चलेगी नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। नहीं तो सरकार फंड का बहाना बना के कई बार इंपॉर्टेंट फंड नहीं देती है, जहां उसको जो राजनीतिक लाभ नहीं मिल रहा है। हाँ जी, कितने क्वेश्चन हो गए? जबरदस्ती 25 क्वेश्चन हुए, अभी तो 4-5 भी नहीं हुए होंगे। कितने क्वेश्चन हो रहे हैं? सारे आए हुए हैं क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीलिम्स में। फाइनेंस कमीशन बड़ा फेवरेट है इनका।
लिखो, राइट द एग्जांपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, संवैधानिक निकायों का उदाहरण प्रस्तुत करें। राइट द एग्जांपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड देयर फंक्शनरीज, संवैधानिक निकायों के नाम बताएं और उनका कार्यात्मक वर्णन करें, उनका कार्यात्मक वर्णन करें। जी बेटा, एंड देयर फंक्शनरीज, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैग पावर कौन देता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कौन करेगा, कौन बनेगा कैग, जिसे भारत का महालेखा परीक्षक कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फिर ये रिपोर्ट किसको देगा, उस रिपोर्ट की पावर्स क्या हैं, क्या कैग की रिपोर्ट को नल एंड वॉइड किया जा सकता है, क्या कैग की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिफिएबल कराया जा सकता है, डज कैग हैज द जुडिशियल पावर। क्वेश्चन तो लिखो, क्या कैग के पास न्यायिक शक्तियां हैं। राइट, व्हाट काइंड ऑफ पावर, जैसे हमारे स्टूडेंट ने लिखा, प्रशांत ने, क्वासी जुडिशियल पावर, अर्धन्यायिक शक्तियां। व्हाट इज क्वासी जुडिशियल पावर, लिखो, तुरंत क्वेश्चन लिखो, व्हाट डू मीन बाय क्वासी जुडिशियल पावर। क्वासी जुडिशियल किसे कहते हैं, अर्धन्यायिक शक्तियां क्या होती हैं। हो जाएगा, कितने क्वेश्चन हुए, अभी सिर्फ एक क्वेश्चन हमने मेंस का किया है। और कितनी संवैधानिक निकायों के बारे में आप जानते हैं। तो अभी हमने क्या करना है, जो भी पढ़ना है हमें उसके अगेंस्ट, उसका जो भी किस पार्ट का है, क्या इसका जो है वो आर्टिकल है, पहले तो तुम्हें ये एकदम कंठस्थ होना चाहिए। अगर तुम आंसर राइटिंग कर रहे हो पेपर 2 में, अगर ये तुमने नहीं किया तो ये एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारे लिए, इसमें कोई भी तुम्हारे पास फैक्चुअल बात नहीं होगी। तो पेपर 2 में जब भी लिखो आदत डाल लो, इसीलिए मैं बेयर एक्ट बार बार इस्तेमाल करा रहा हूं। ये बहुत आप लोगों को लग रहा होगा कि ये पढ़ाएंगे कब, पहले आदत डालो खुद से, तो जब ये आदत में आएगा तभी पेपर 2 के साथ तुम जस्टिस कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। हाँ, एनजीटी के ऊपर बड़े आरोप लगते हैं, वो एक अभी आएगा आंसर, आगे क्वेश्चन आएगा। टूथलेस टाइगर, बेचारा फाइन लगाता कोई देता ही नहीं है। ठीक है, टूथलेस टाइगर, उस पर तो भी बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं तुम्हारे ऊपर, क्योंकि वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए बेचारा है। अब सरकार ये दलील देती है कि भैया अगर इनकी सारी बातें मान लेंगे तो डेवलपमेंट बंद हो जाएगा। तो डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट, एक नया डिबेट आपके सामने आएगा। तो ठीक है, अब अच्छी बात है, तुम लोग पकड़ना शुरू कर चुके हो। राइट, आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन की लंबाई कुछ बढ़ रही है क्या, अभी देखने जाना। क्वेश्चन ऐसे की जैसा तुम्हें दिखाई पड़ो, भारी भारी क्वेश्चन तुम्हें दिखाई पड़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है, भारत परिसंघ तो नहीं, किंतु उसके भीतर कुछ निश्चित परिसंघीय लक्षण हैं स्पष्ट। अब ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, याद है मैंने क्वासी जुडिशियल पर डिस्कशन की थी। कह रहा है कि इंडिया इज नॉट ए फेडरेशन। सो क्यों, हमारे एक मिनिस्टर ने जाके कहा भारत राज्यों का संघ है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेडरेशन ऑफ स्टेट एंड फेडरेशन। भारत राज्यों का संघ है और भारत एक संघ है, इन दोनों में क्या अंतर है। भारत राज्यों का संघ है और भारत एक संघ है, इसमें डिफरेंस क्या है स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट सेम है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, जवाब तो हम आज कल में कर लेंगे। डिफरेंस बिटवीन भारत राज्यों का संघ है और भारत एक संघ है, क्या दोनों स्टेटमेंट सेम है। देखो हमारे ऑनलाइन के कुछ बच्चों ने कहा यस सर दोनों सेम है, भारत एक संघ है और भारत राज्यों का संघ है। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन किया, सो व्हाट इज अ फेडरल स्ट्रक्चर।
To understand this, you have to read the Constitution of USA. And they must have their own constitution. इसीलिए कहा इसको समझने के लिए तुम्हें यूएस का एक बेसिक पार्ट पढ़ना पड़ेगा. चलो आगे देखते हैं. स्पष्ट कीजिए, आयोजन और संघवाद साथ साथ अच्छी तरह चलने वाले साझेदार नहीं है. आयोजन का मतलब होता प्लानिंग. 1952 में क्या बना? प्लानिंग कमीशन, पीसी. क्या उत्पादन होगा, कितना होगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये मैं पहले भी तुम्हें पढ़ा चुका हूं कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे लक्षण हैं जहां केंद्र के पास ज्यादा पावर है. तो केंद्र तय करता था आपको कितना रिसोर्स मिलेगा, आपको क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है. योजना आयोग जिस दिन बना था उसी दिन आपके पास एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास सारी पावर आ गई. आगे चलकर लाइसेंस राज आ गया. तो उसी दिन जो है वो संघवाद का जो सेगमेंट है वो शिफ्ट हो गया. चलो, कहता है अच्छी तरह चलने वाले साझेदार नहीं. भारत में आयोजन संबंधी कार्यकलापों से संघवाद को क्षति पहुंची है. विवेचन. तो जब भी ये लग जाता है ना, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है. यानी तुम्हें अपना आर्ग्यूमेंट, इसमें तुम दोनों तरफ जा सकते हो, हां और नहीं. तुम्हें पहली लाइन में डिसाइड करना पड़ता है कि मैं किस तरफ जाऊं. तुम्हें लग रहा है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, योजना आयोग से कुछ नहीं हुआ, ठीक है, केंद्रीय आयोजन से कुछ नहीं हुआ, देन गो यू है. आप उसके आर्ग्यूमेंट्स को तैयार करो. दीज आर द आर्ग्यूमेंटेटिव क्वेश्चन. यानी कह रहे इंडिया इज नॉट अ फेडरेशन बट इट हैज डिफिनिट फेडरल फीचर्स है, हमें दिखाई पड़ता है. तो जब हम ये बात कहेंगे तो अगर आप इसको फिलोसफिकल बेस डिस्कस करोगे नंबर नहीं देगा. हमारे पास जैसे हमने केंद्र राज्य संबंध में अभी मैंने बताया ना कि जैसे आप स्टेटमेंट जब शुरू करोगे तो हमें बताना पड़ेगा किस पार्ट को हम डील कर रहे हैं. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट और ये से ये आर्टिकल हमें केंद्र राज्य संबंधों के बारे में बताता. अगर तुमने ये मेंशन नहीं किया इसके आंसर में तो तुम लाख अपनी जो खून निकाल के और उसको डुबो डुबो के लिख दो, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. ये बात याद रखना. सो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग में जो डिलीवरेबल है वो बहुत कॉन्क्रीट होना चाहिए. बट वेयर आर द फीचर्स? अब जैसे बात आई प्लानिंग कमीशन की. प्लानिंग कमीशन एक समय था जब नीति आयोग से पहले का, आप लोग नहीं जानते होंगे. तो लास्ट प्लानिंग कमीशन के जो उपाध्यक्ष थे, इसका प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता था, चेयरपर्सन, और उसके साथ एक होता मोन्टेक्सी के अहलूवालिया थे. वो उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिला हुआ था जबकि वो अपॉइंटेड थे. कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिला हुआ था. हर राज्य का मुख्यमंत्री उनके सामने ऐसे हाथ ऐसे गुलदस्ता लिए खड़ा रहता था. पुरानी फोटो जाके आर्काइव्स में चेक करो 2014 से पहले का. और वो डिसाइड करते थे किसको क्या मिलेगा. एवरीथिंग, कितने रिसोर्स डिसाइड होंगे, दैट इज डिसाइडेड बाय द प्लानिंग कमीशन इटसेल्फ. सवाल ये कि प्लानिंग कमीशन इतना डिसाइड कर रहा है. एक क्वेश्चन आया प्रीलिम्स में भी आया, मेंस में. प्लानिंग कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या थी? ये क्वेश्चन आया हुआ प्रीलिम्स में, अभी जाके चेक कर लो. प्लानिंग कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या थी? हाँ, संवैधानिक था. वो मोटा वाला डंडा किसी ने, मुझे लग रहा है डेलिबरेटरी हटाया क्या? वो चाहिए था मुझे. हाँ जी, कैसे बना था प्लानिंग कमीशन? बिल्कुल सही है, कैबिनेट के आदेश के द्वारा बनाई गई थी. उसकी पोजीशन क्या थी? प्लानिंग कमीशन की पोजीशन क्या थी? अब जैसे हमारे यहां किसी ने लिखा है, स्वाति हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल. वंडरफुल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड हम यूज कर सकते हैं. एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, हाँ होता है भाई. तो लिखो क्वेश्चन. परासंवैधानिक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सी होती हैं? इसको तो इंपोज किया गया था. ये तो फैबियन सोशलिज्म का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं ने ऐसी किसी बात के बारे में, ऐसी किसी बॉडी के बारे में बात नहीं की थी, और आगे चलकर सुप्रीम पावर हो गया था. इसके पैरेलल एक बॉडी बना गई थी, एनएसी, नेशनल अपॉइंटिंग कमेटी. पॉलिटिकल पार्टीज पूरा एकदम कंट्रोल करके बैठ गई थी सेंटर में. फिर एनडीसी बनी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. सुपीरियर पावर इनके पास आ गई थी. अब किसी ने लिखा है टेम्पोररी बॉडी है. टेम्पोररी मतलब 1952 से 2014 तक है, टेम्पोररी है वो. मुख्यमंत्री हाथ फैलाए घूम रहा है कि साहब हमें कुछ दे दो.
योजना आयोग डिसाइड करता था। एक समय ऐसा था कि आप लोग कहेंगे, हंसेंगे, आज की डेट में आपको जो मान लो तुम्हें स्कूटर खरीदना है, तो स्कूटर में क्या होता था, उसमें लाइसेंस राज था, तो सरकार तय करती थी, जो सेंट्रल कमीशन का कॉन्सेप्ट होता है कि कितना उत्पादन होगा, क्या उत्पादन होगा, किस तरह का होगा, ये सेंट्रल बॉडी तय करती थी। तो जैसे मान लीजिए आपको स्कूटर ही मिलेगा, आपका मन है बाइक चलाए, नहीं पॉसिबल नहीं था, आप नहीं खरीद सकते थे। आप हंसेंगे, अभी आपने वो दौर नहीं देखा है। फिर स्कूटर में सिर्फ 2 कलर आएंगे, आपका मन है पिंक ले लें, आज होता है ना कुछ भी कलर खरीद ले, पॉसिबल ही नहीं था। लंबी लाइनें लगती थी, 2-2 साल 3-3 साल बाद आपको मिलेगा। आज आपके पास पैसा 3 साल बाद लाइन लगी हुई, क्योंकि सरकार तय करती थी कितना प्रोडक्शन होगा। इट्स नॉट बेस्ड ऑन द डिमांड सप्लाई। और आपको भले चाहे मन है, नहीं मेरा फेवरेट कलर स्लेटी है, ग्रे है, नहीं भाई सफेद वाला, मतलब सफेद वाला, हमारा बजाज आ जाता था उस पर। आप हंस रहे हैं। टेलीफोन का एक ही मॉडल है, वही रहेगा। आपको चाहे जो मन कर रहा है वो ले लीजिए। वो क्रीम कलर का नहीं आता था, स्लेटी पीला हल्का मिक्स करके, वही कलर चलेगा चाहे जैसे भी हो। टेलीफोन की लाइनों के लिए लंबी लंबी जो है, क्योंकि उसमें कनेक्शन हुआ करते थे। आप लोग तो पता नहीं कभी साइकिल पे गैस सिलेंडर लेने गए हो कि नहीं गए हो, कोई है किसी को ये महान अनुभव हुआ है? 1 2 3 4। हमारा तो बचपन का काम यही था। हमारे यहां 2 चीज हमें लानी पड़ती थी, एक कैरोसिन मिट्टी का तेल, ठीक है, एक वो लेकर आते थे। क्यों? क्योंकि जब सिलेंडर खत्म हो जाता था तो लाइन लगती थी। हमारा पहला काम होता था, साइकिल में एक बार पहले पिटते थे, फिर साइकिल लेके गैस गोदाम जाते थे। गैस गोदाम जाना पड़ता था, ये होम डिलीवरी की सुविधा नहीं थी, तो वहां गैस गोदाम में जाके पूछना पड़ता था, भैया गैस आई कि नहीं आई? तो बताता था 2 दिन बाद आएगी, 3 दिन बाद। तो हमारे घर में स्टोव और पेट्रोमैक्स, ये 2 हुआ करते थे। पेट्रोमैक्स वो जलाते थे, उसमें बड़ी कला होती थी। मैं पुराना कहीं वीडियो देख रहा था, मुझे देख के याद आ गया वो दिन। तो उसमें क्या होता था, हमारा काम होता था उसमें बैठ के उसको बांधना होता, फिर थोड़ी देर उसको जलाना होता, फिर वो कड़ा हो जाता था। और कहीं पे गलती से जलाते समय अगर फूट गया तो पीछे से बड़ी मार पड़ती थी। फिर उसके बाद पेट्रोमैक्स जलाते थे, उससे उजाला होता था। और केरोसिन पे खाना बनता था। तो जब तक वो गैस नहीं आ जाती थी तब तक हमें केरोसिन पे खाना बनाना पड़ता था। हम लोगों को घर का ये माहौल था। और जब तक वो गैस आती नहीं थी तब तक मम्मी का टेम्परेचर भी काफी हाई फ़ारेनहाइट में रहा करता था। फिर हमारा काम होता था, हम वो एक ट्यूब होती थी लंबी सी, साइकिल के कैरियर पे लाद के वो गैस सिलेंडर भर के उस पर हमें घर पे पहुंचाना होता था। कोई होम सर्विस ये डिलीवरेबल नहीं था। और उसमें भी कई बार महीने महीने तक की लंबी लाइन लग जाती थी, महीने महीने सिलेंडर नहीं आता था। आज तो ये चीजें आप शायद सोच भी नहीं सकते हो, बट दैट वाज द ट्रुथ। गवर्नमेंट ये भी तय करती थी आप कपड़े किस तरह के पहनोगे, तो वही डिजाइन आप किया। जो फटलिया जींस पहन के घूम रहे, ये सब अलाउ नहीं था, ठीक है। गवर्नमेंट थी होता है कि प्रोडक्शन किस तरह के क्लॉथ के होंगे, टेरिकॉट जा रहा है, ये फलाना जा रहा है, वो सब कुछ चलता था। ये तो 1991 के बाद से ये थोड़ा सा चेंज आने शुरू हुए। सो एवरीथिंग वाज डिसाइड बाय द गवर्नमेंट। तो ये क्या है, अब अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, आपके लिए क्वेश्चन ये है, इतना कंट्रोल कैसे कर रही थी? अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, इसको इतनी पावर मिली कहां से कि हम सब कुछ तैयार करेंगे, इसमें सब कुछ बनाएंगे? भारत में बहुत लंबे समय तक टीवी उवी का तुम लोगों को तो नहीं पता, टीवी में हमारे यहां 2 ग्रुप हुआ करते थे। एक सामने टीवी होती थी, टेक्सला की ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी हमारे यहाँ, उसमें ऊपर एंटीना लगता था। ये हमारा सबसे फेवरेट काम था और बड़ी इज्जत हुआ करती थी। मान लो मैच संडे वनडे को हमारा रंगोली आती थी, मोगली आता था, ये हमारा फेवरेट काम था। मोगली आता था और ये और पिक्चर आती थी शाम को संडे को, हाँ, और एक चित्रहार आता था बड़ा बढ़िया। तो हमारा काम होता था डंडा लेके एंटीना सेट करना, नहीं तो पता चला हीरोइन नाच रही है तो उधर ही किनारे रह जाती थी, आगे बढ़ती ही नहीं थी वो, ठीक है, वो फ्रीज हो जाता था उसमें। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल था। आज आप लोग शायद ये नहीं जानते होंगे कि ऐसा भी माहौल था, बिकॉज एवरीथिंग वाज कंट्रोल, द टेक्नोलॉजी वाज कंट्रोल एट दैट टाइम, कि यही है, यही आपको यूज करना है। पहला कलर टीवी आया था तो ऐसा मैट के चलते थे, मुझे लगता है हमसे ज्यादा दुनिया में किसी को कुछ है ही नहीं है। हम कलर में जो है वो देखते, हम उस पर डिस्कशन करते थे। मम्मी बता पाई पहली बार किसने साड़ी किस कलर की पहनी है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती थी। कलर टीवी आ गया छोटा वाला। तो ये हमारा उस समय का इकोनॉमिक मॉडल हुआ करता था। तो नाउ एवरीथिंग वाज, ऐसा नहीं कि भारत में पोटेंशियल नहीं था, बट एवरीथिंग वाज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। यू कांट एंटर इनटू द न्यू सेगमेंट। अगर आप सोच रहे हो कि मैं कुछ जाके बिजनेस करूं, बहुत मुश्किल था। एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट सेल्फ, राइट। तो सवाल यह है कि यहां जो तुमसे बात कह रहा है कि
अब इसको इतनी एब्सोल्यूट पावर मिली कैसे कि वो पूरी इकोनॉमी को होल्ड पे रख रहा है? सवाल वो है कि इसको पावर मिली कहां से, इसको इतनी पावर मिली कहां से कि वो, जब हमारे पास फाइनेंस कमीशन है, मान रहे हो, ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके बाद भी सबसे ज्यादा रिसोर्स एलोकेशन एंड कंट्रोलिंग इज गिवन बाय द प्लानिंग कमीशन. हाउ इट हैपेंड इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इज अ डिसेंट्रलाइज्ड कंट्री, वेयर वी पुट द थर्ड टायर सिस्टम आफ्टर बलवंत राय मेहता कमेटी. हमने पंचायती राज शुरू कर दिया. So how it is possible there is a parallel one body, that is the finance commission, and we establish a new body which control each and every resources, that is known as planning commission. How it is possible? Why nobody challenge? भाई फाइनेंस कमीशन की स्थिति क्या है? ये आर्गुमेंट समझ रहे हो? आर्गुमेंट समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? There are a lot of people in the political arena right now कि ये डिक्टेटर है, ये फलाने है. Now you must be aware about the who was dictator and who is dictator. और मैं आर्गुमेंट से बात कर रहा हूं. इफ यू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नेम फाइनेंस कमीशन, वन हु हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जिसके पास एक संवैधानिक अधिकार हैं, तो तुमने उसके पैरेलल, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है, तुमने उसको इतनी आर्बिट्रेरियन पावर कैसे दे दी कि एवरी रिसोर्स एलोकेटेड बाय, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द फेडरल, इन द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, जो हमारे प्रियम्बल में लिखा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मुख्यमंत्री कौन होता है? जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है. जो विधानसभा में लोग पहुंचते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं. एंड वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी वेस्टेड ऑल पावर्स इन द पीपल ऑफ इंडिया. हमने सारी शक्तियों को लोगों के अंदर डाल दिया. तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक जो पब्लिक के द्वारा नहीं चुना गया है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष पब्लिक के द्वारा नहीं चुना जाता, अपॉइंट होता है by someone or by committee or by person. How he or she decided कि जनता के द्वारा चुना गया मुख्यमंत्री अपने फंड को कैसे एलोकेट करेगा? डेवलपमेंट हुआ हमारा? उस दौड़ के लोगों से पूछना अपने पिताजी से, पिताजी एक फोन के लिए कितने साल, एक सिलेंडर के लिए विधायक से चिट्ठी लिखवानी पड़ती थी. वो लिख के दे देगा तो 6 महीने की बजाय 3 महीने में आ जाएगा. जिसके घर में फंक्शन हुआ करता था भाई साहब, वो 4 लोग, अरे दीदी एक सिलेंडर बचा लेना, बेटी की शादी है, 4 जगह से सिलेंडर इकट्ठा करते थे लोग. ब्लैक मार्केटिंग इतनी दबा के होती थी, क्या बताएं. क्वेश्चन मैं कुछ और पूछ रहा हूं. क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ना होने के बावजूद जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के ऊपर एक अपॉइंटेड बॉडी कैसे अपने राइट्स को थोप सकती है? एंड व्हाई वी नेवर चैलेंज दिस पोजीशन इन द सुप्रीम कोर्ट, एंड व्हाई सुप्रीम कोर्ट, माय क्वेश्चन इज, आई एम डिस्कसिंग द आर्गुमेंट्स, व्हाई सुप्रीम कोर्ट आज छोटी छोटी बात पे वो स्वतः संज्ञान ले रहा है? ले रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्या न्यायिक सुधार, क्या आर्थिक सुधार हम सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी समझते हैं? क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में समाज के सुधार और समाज के जो राइट्स है उसको हमने बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग इंपॉर्टेंस दी है, और जो आर्थिक सुधार है यानी इकोनॉमिक जस्टिस, वो कहीं हमारे सेगमेंट से मिसिंग तो नहीं है? कि हमने जीवन की सुरक्षा, बोलने की सुरक्षा, हमने आने जाने की जो है वो गारंटी, ये तो हमने प्रिवेल किया, एंड वी डिस्कसिंग एवरी टाइम अबाउट दिस. बट व्हाट अबाउट कमाने की सुरक्षा? व्हाट अबाउट राइट टू लिवलीहुड? हमने कभी इसकी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी? क्योंकि सब कुछ तो इसी से निकल रहा है. इफ यू वांट टू एस्टैब्लिश इन 51A कि भैया माता पिता को बच्चे को पढ़ाना है, कभी पूछा तुमने क्यों नहीं पढ़ा रहा है? क्योंकि वो जा रहा है कूड़ा बीनने, और कूड़ा शाम को बेच के वो प्लास्टिक बेचेगा, कुछ बेचेगा, शाम को 200 रुपए घर में लेके आएगा, बिकॉज द फैमिली डजंट हैव एनी इकोनॉमिक वैल्यूज, इकोनॉमिक सिक्योरिटीज. तो अपने बच्चे को स्कूल भेज ही नहीं सकता. गया स्कूल में 4 किताबों की बात आई, बोले 150 रुपए लगेंगे. कहां से दे वो पैसा? है ही नहीं उसके पास, वो दिहाड़ी मजदूर है.
रहने के लिए घर चाहिए, पैसा नहीं है। सो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में या इन एनी सेंस हमने किसी चक्रव्यूह में फंस के हमने बहुत से राइट्स पर बहुत ज्यादा फोकस कर दिया है जो कि गरीब आदमी से रिलेटेड नहीं है। हु वांट टू सिक्योर राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू स्पीच, राइट टू मूव? कौन? यार वो जो पैसे वाला है, वो जाके पिटीशन डाल रहा है, वो जाके बात कर रहा है। ऐसा नहीं कि सभी के लिए नहीं, बट मेरा एक क्वेश्चन है, गरीब आदमी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट है वो है राइट टू लिवलीहुड, राइट टू पेट भरना। एंड इन एनी आर्ग्यूमेंट, वट एवर, फ्रॉम केशवानंद भारती केस टू राइट नाउ, एवरी टाइम मेरा फोन, मेरी बातें, मेरी प्राइवेसी, व्हाट द हेल विद द प्राइवेसी? जो अपने परिवार के साथ फुटपाथ पे सो रहा हो, उसको रात में अपने कपड़ों का होश नहीं है, उसके पास तन ढकने को नहीं है, वेयर इज द राइट टू प्राइवेसी? वेयर इज द राइट टू प्राइवेसी? प्राइवेसी तो एक कमरे के अंदर होती है ना। वो जो सड़क पे सो रहा है, जिसकी महिला खुले में शौच जा रही है, वेयर इज द राइट टू प्राइवेसी? बिकॉज एवरीथिंग इज आइदर गिवन बाय द स्टेट, आइदर अर्न बाय द पीपल। सो हमने क्या किया? हमने गलत मॉडल अपना लिया। एवरीथिंग इज गिवन बाय द स्टेट, यानी देश देगा। अरे ठीक है, 15-20 करोड़ होते, हम कहते हैं हम ले जाओ भाई, मजाक मजाक में हम 1 अरब 40 करोड़ हैं, और इतना विहंगम देश है। आज पहुंचाना शुरू करोगे तो महीनों बाद पहुंचोगे, इतना जो है टफ हमारी ज्योग्राफी है। सो वाई हमने अपनी पावर को, लोगों को राइट टू लिवलीहुड पे, हमारा एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तुम निकाल के दिखाओ भाई। मान लो मेरी नॉलेज बहुत खराब है, तुम मुझे आर्ग्यूमेंट्स निकालो, वी फाइट फॉर द प्रियम्बल, वी फाइट फॉर दिस, वी फाइट फॉर द राइट टू प्रॉपर्टी। हमने फाइट किया कि नहीं किया? पुट्टू स्वामी केस पढ़ा, केशवानंद भारती, ठीक है, दुनिया भर के केसेस। वेयर यू फॉट फॉर द राइट टू लिवलीहुड? कैन यू गिव मी इनसाइट्स? मुझे बता सकते हो, कोई आपके में ज्ञानी हो, अच्छे से पढ़ा हो सारे केसेस, बताओ। सो दिस इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम in our economy. This whole economy driven by the resourceful people. This whole polity driven by the resourceful people. रात में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर लेता है यार, रात में सुनवाई हो जाती है। आप अंदाजा लगा के देखो। This whole system is driven by the powerful people. And we pretend we are समाजवादी। We pretend we are not, because जितनी भी सुनवाइयां हुई हैं, आम आदमी को उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो अपनी फंडामेंटल जरूरतें ही नहीं पूरी हो पा रहा है। ये सब तो सेकंड लेवल, थर्ड लेवल की बातें हैं यार, उसको नहीं मतलब है। एक्चुअली में तुम देख लो, उसको क्या फर्क पड़ता है पुट्टू स्वामी केस से, उसको क्या फर्क पड़ता है केशवानंद भारती केस से? अरे भूख लगती है, कोई भी आता है उसका धर्म परिवर्तन वो करने के लिए तैयार है। जाके देखो छत्तीसगढ़ और झारखंड में, उड़ीसा में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके नाम के पीछे जोसेफ लगा रहे हो, उसके पीछे अली लगा रहे हो, उसके पीछे सिंह साहब लगा रहे हो, कोई मतलब नहीं उसको। कन्वर्जन का बेसिक फंडामेंटल क्या है? तुम्हें हम यार अनाज देंगे, तुम्हारे बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल दे देंगे, तुम्हें फ्री कर देंगे। बोले जो करना वो करो, मर के तो ऊपर ही जाना है, ऊपर देखेंगे किससे मुलाकात करनी है, तो यहां तो जी ले, यहां जीना मुश्किल हो गया। दिस इज द फंडामेंटल ऑफ कन्वर्जन। व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट? द मेन कॉज ऑफ कन्वर्जन इज अबाउट ये पेट की भूख यार, ये मार डालती है उसको। सर्वाइवल का क्वेश्चन है। मैंने तो इतने केस देखे, मैंने कहीं नहीं देखा कि राइट टू लिवलीहुड पे सबसे ज्यादा डिस्कशन हुआ है कहीं? मुझे तो कोई केस नहीं दिखाई पड़ा। फिर मैंने सोचा कि किसको अपनी प्रॉपर्टी की चिंता है, किसको फ्रीडम ऑफ स्पीच की चिंता है, अपने रिलीजन को फॉलो करने की चिंता है। Who? Resourceful people. Resourceful people. से पूरा एक ट्रैप डेवलप किया गया हमारे लिए कि हम इसी ट्रैप का हिस्सा बने रहें। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है।
इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांग गुरुकुल कैंपस। यहां हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांग गुरुकुल कैंपस। Because when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly.